वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज से आपके साथ में मेरा बिजनेस स्टैट्स का सफर शुरू होता है और बिल्कुल हम एक एक चीज को बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से लेते हुए चलेंगे। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट कुछ या फिर बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है और वो बिजनेस स्टैट्स से डरते हैं कि भैया हमारा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है एंड मैथ्स में हमारा कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं रहा है, अभी तक परफॉर्मेंस नहीं निकल करके आ पाई है, तो बिजनेस स्टैट्स को हम कैसे टैकल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि भैया मैथ्स अगर आपके पास में नहीं रहा या मैथ्स आपको नहीं आती है तो फिलहाल बिजनेस स्टैट्स में आप देखेंगे तो आपको यहां पर फॉर्मूले में चीजों को अप्लाई करने की नीड है, कैलकुलेट करने की नीड है। तो बेसिक मैथ्स तो आपको आना ही चाहिए। बेसिक मैथ्स में क्या आना चाहिए आपको? बोर्ड मास आना चाहिए, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना आना चाहिए आपको, एडिशन एंड डिवीजन वो तो आपका कैलकुलेटर कर लेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि टाइम कंज्यूम जो अभी तक आपका होता था अब आपका नहीं होता कॉलेज में, क्योंकि आपके पास में एक तरीके से कैलकुलेटर अवेलेबल है। तो आपको रूट कैलकुलेट करना हो तो आपके लिए बहुत आसान है। बड़े से बड़ी चीजों का सम करना है तो आपके लिए चीजें बहुत इजी और बहुत सिंपल हो गई हैं। तो इसलिए आपके पास में कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर को आप बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हैं और आप यूज करते भी आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिजनेस स्टैट्स को। एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से लेकर के चलेंगे। वो स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं कि हमारा बेसिक लेवल है, हमें नहीं आता, कोई बात नहीं बच्चे, सभी को एक लेवल का लेकर के जीरो लेवल मैं कंसीडर कर रहा हूं और वहां से चीजों को मैं स्टार्ट करूंगा। बात करते हैं यहां पर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बच्चे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है मीन। एंड मीन को पढ़े उससे पहले मीन का मतलब समझते हैं क्या होता है। आप एक छोटे से एग्जांपल से चीजों को समझ लें। तो टॉपिक का नाम बच्चे आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है मीन, जिसको हम साधारण सी भाषा में एवरेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज भी कहते हैं। बेसिकली क्या है और क्यों है पहले ये समझिएगा, फिर कैसे होगा ये बात की बात है। देखिए जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर ये क्या है, सर ये क्यों है, उसके बाद सर ये कैसे होगा। ये कैसे वाली बात है ना, जो कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये थर्ड क्वेश्चन है बच्चे। ये थर्ड क्वेश्चन पे आप जा करके इंटरेस्ट तभी ले पाओगे जब आपको पहले दो क्वेश्चनों का आंसर मिल पाए। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या है उसको समझते हैं। देखिए क्या होता है कि कई बार एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि एक ग्रुप में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं और एक एक कर करके सब ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताना, डेटा बताना, उनकी जानकारी देना, उनकी इंफॉर्मेशन देना। और जब ग्रुप का साइज बड़ा हो, उसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हो और एक एक के बारे में बताना, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। और इतना टाइम नहीं तो सामने वाले के पास में समझने और सुनने के लिए, और ना ही तो इतना आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर जापान में जो लोग हैं वो कितने जीते हैं, उसकी जो है एज एक्सपेक्टेशन क्या है, आयु कितनी रहती है उनकी, एवरेज एज क्या है उनका, अगर आप उनकी एज पूछते हैं तो जो जापान की पॉपुलेशन है और जिन जिन लोगों की जो रिसेंट में डेथ हुई है, मैं उन सबके बारे में बताने बैठ गया तो भैया नहीं तो मैं बता पाऊंगा और नहीं आप सुन पाओगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने जो प्रॉब्लम्स आई है वो ये प्रॉब्लम्स आई है कि किसी एक अकेले के बारे में बताना तो बहुत आसान है भैया, इसकी उम्र ये रहा, इसका वजन ये रहा, इसकी तनख्वाह ये रहा, ये आसान है। लेकिन एक ग्रुप के इंफॉर्मेशंस को देना वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। एक एक, क्योंकि उस ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उस ग्रुप में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अब समस्या हमारे सामने ये है कि अगर कोई किसी समूह के बारे में पूछे या हमें किसी ग्रुप्स के बारे में बताना हो तो वो हम कैसे बताएं। सबके बारे में बताना उसमें एक एक करके वो तो पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा नंबर की जरूरत है जो कि अपने उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का मतलब एक ऐसा नंबर की रिक्वायरमेंट है कि जो ग्रुप्स, वो नंबर देख के पता लग जाए कि ग्रुप्स के अंदर जो चीज है वो ऐसी ही है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको अंगूर खाने हैं और देखना है कि भैया ये मीठे है या नहीं है, तो आप एक को टेस्ट कर करके आइडिया लगा लेते कि भैया सबका लेवल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। तो ऐसे ही यहां पर भी आपके पास में एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नंबर होना चाहिए जो अपने पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो।
तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव नंबर होता है उस रिप्रेजेंटेटिव नंबर को हम एवरेज कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। एग्जांपल के लिए लाइक आप जो है आप जिस सेक्शन में है, आप बीकॉम सेम 3 है आपका, लाइक 2 सेक्शन है आपके पास में सेम 3 में। चलिए बीकॉम में आप भी बिजनेस स्टैट्स पढ़ रहे हैं, एक इसमें सेक्शन ए है और उसी में एक और सेक्शन दे दिया गया है सेक्शन बी। एक एग्जांपल चीजों को समझते हैं। 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, क्लियर है। और दोनों में अलग अलग टीचर हैं। जो सेक्शन ए में जो टीच कर रहे हैं, जो सेक्शन ए में टीच कर रहे हैं, यहां पर मिस्टर एक्स टीच कर रहे हैं और जो स्टैटिक्स यहां पे टीच कर रहे हैं वो मिस्टर वाई टीच कर रहे हैं। भैया 2 सेक्शन 2 अलग अलग टीचर रख दिए, सब्जेक्ट एक ही है स्टैटिक्स। एज अ प्रिंसिपल कॉलेज का ये प्लान कर रहे हैं कि भैया आप में से किसी को एक आगे भी पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी या आप में से किसी एक का प्रमोशन किया जाएगा। तो ऐसे प्लान के लिए एक प्रिंसिपल को डिसीजन लेना है कि मिस्टर एक्स को प्रमोट करें या मिस्टर वाई को आगे के लिए प्रमोट करें। जाहिर सी बात है कि हम एक टीचर की क्वालिफिकेशन को देख कर करके उसकी परफॉर्मेंस का जजमेंट नहीं कर सकते हैं। कई बार टीचर बहुत अच्छा होता है क्वालिफिकेशन में, पर उसकी डिलीवरी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो हम उसको आगे प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ने ये डिसीजन लिया कि हम इसकी जो क्लास की जो परफॉर्मेंस है, जो टीचर का जो काम है, उस काम को देखते हुए डिसीजन लेंगे कि किस टीचर को हमें प्रमोट करना है। और इसका काम इनके बच्चे बताएंगे। तो कहीं ना कहीं क्लास की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि भैया इनमें से किसका प्रमोशन होगा। अब क्लास की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि सेक्शन ए से एक बच्चा आया, सेक्शन बी से एक बच्चा आया, दोनों को आपस में भिड़वाया, देखा भैया किसकी नॉलेज ज्यादा अच्छी है और उससे हम डिसीजन ले लेंगे। नहीं भाई, एक सिंगल स्टूडेंट तो अपने आप भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेता है, उसको कई बार टीचर की नीड भी नहीं होती है। तो ये सही से सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं सेक्शन ए में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी में जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को, हाँ जी, मनीष चौधरी कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया जाए। तो मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूं, लाइक यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, यहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं। और जो यहां पे स्टूडेंट्स हैं, लाइक चलिए इसमें मान लेते हैं 30 स्टूडेंट्स हैं एंड मान लेते हैं यहां पे 20 स्टूडेंट्स हैं। 20 स्टूडेंट्स हैं एंड 30 स्टूडेंट है बी के पास में। और यह डिसीजन लिया गया कि एक कॉमन टेस्ट पेपर बना लेते हैं स्टैट्स का, एक किसी पर्टिकुलर चैप्टर का 20 मार्क्स का बना रहे हैं। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का बना रहे हैं। और सेक्शन ए में भी दे देते हैं वही टेस्ट, सेक्शन बी में दे देते हैं, और बिल्कुल फेयर तरीके से चेक करेंगे, फेयर तरीके से टेस्ट कंडक्ट करेंगे और फिर क्लास की परफॉर्मेंस को देखते हुए टीचर को प्रमोट करेंगे। तो चलिए ठीक है, 20 मार्क्स का टेस्ट कंडक्ट हो गया, रिजल्ट भी आ गया। एज अ प्रिंसिपल सेक्शन ए का मैं टीचर बुलाता हूं, भैया आओ, आपकी क्लास की परफॉर्मेंस क्या है? तो कहता है 20 में से एक के 18 आए, एक के 20 में से 20 आए, एक के 0 आए, एक के 7 आए, एक के 5 आए, एक के 13, 12, 9, 8, 7, 0, 5, 18, 19, 17, 20, ऐसे कुछ परफॉर्मेंस अपने 20 स्टूडेंट्स के बारे में बता करके जाता है। एंड सेक्शन बी से फिर मैं पूछता हूं भैया आपकी परफॉर्मेंस, वो कहता है भैया 20 आए, 18 आए, 19 आए, 0 आए, 7 आए, 5 आए, 3 आए, 2 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 8 आए, 9 आए, 20 आए, 18, 19, ये भी बता के चला गया अपने 30 स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के बारे में। अब दोनों ने बताया, एज अ प्रिंसिपल मैं नहीं जज कर पा रहा हूं अब यहां पे कि भैया इन दोनों में से किस टीचर को प्रमोट किया जाए, इन दोनों क्लास में से कौन सी क्लासरूम बेटर परफॉर्मेंस कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज आ गया कि भैया ये अपने ग्रुप को एक्सप्रेस कर भी रहे हैं, तो मैं उस चीज को कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूं। तो एक मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। तो क्या मैं ये कहूंगा, एक काम करो, सेक्शन ए अपने क्लास में बच्चों के टोटल मार्क्स कर लो एंड सेक्शन बी आप अपने क्लास में बच्चों के टोटल मार्क्स कर लो, क्या मैं ये कहूंगा? चलिए अगर मैं ये कह भी देता हूं तो क्या होता है, सेक्शन ए ने कहा कि भाई हमारे पास में जो टोटल मार्क्स आए 320 मार्क्स टोटल आए, क्लियर है। और 320 मार्क्स कितना है टोटल आए। और यहां पे देखेंगे यहां टोटल मार्क्स कितने आए,
360 मार्क्स आए टोटल, ये 320 मार्क्स आए और यहां पे 360 मार्क्स टोटल आए। इसके अकॉर्डिंगली तो भैया 20 सेक्शन में टोटल मार्क्स ज्यादा है, तो क्या बी टीचर को प्रमोट कर दूं? ऐसा करूंगा तो भैया ए तो भैया बिल्कुल फैल जाएगा, वो बोलेगा यार ये क्या मजाक है, मेरे पास 20 स्टूडेंट है तो 20 का टोटल मार्क्स, उनके पास 30 स्टूडेंट है, 30 टोटल मार्क्स में कैसे कंपैरिजन पॉसिबल है? ज्यादा स्टूडेंट वहां तो ज्यादा आएगा ही आएगा। तो भैया टोटल करने से भी बात नहीं बन पा रही है। अब एक काम करता हूं, जो इसके जो टोटल मार्क्स है ना, इसके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में मैं डिवाइड कर देता हूं कि सबके हिस्से में कितना कितना आएगा। अगर टोटल मार्क्स को इन लोगों से कलेक्ट करा और इन लोगों में अगर इक्वली शेयर कर दूं तो ईच के शेयरिंग में कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देता हूं, किसको? 320 टोटल मार्क्स को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देता हूं मैं, तो मेरे पास में कितना है? 16 मार्क्स आया। हर एक स्टूडेंट के 16 मार्क्स आ रहे हैं। सिमिलर यहां पर मैं टोटल मार्क्स को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देता हूं, तो कितने मार्क्स आ रहे हैं यहां पे 12 मार्क्स आ गया। यहां पर एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ रहे हैं? 12 मार्क्स आ रहे हैं। तो जो एवरेज परफॉर्मेंस है बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं मीन, इसी को हम बोलते हैं मीन, इसी को हम बोलते हैं एवरेज। देखिए भाई समझते हुए पढ़ेंगे एक एक चीज को समझते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि अब का दौर आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम भी दे रहे हो तो मैथ्स में स्टैट्स का सेक्शन भी पूछा जा रहा है। तो अगर यहां पर डिटेल में नॉलेज से नहीं पढ़ोगे तो वहां एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। सर एक बार रिपीट कर दो, मैं लेट ज्वाइन हुआ हूं। बच्चे इसको थोड़ा सा आप अभी तो नहीं, क्लास के एंड में कर सकते हो, क्योंकि 13 मिनट की क्लास को रिपीट करूंगा तो वो क्लासेस बहुत बोरिंग सी हो जाएगी। हाँ जी, तो यहां पर देखते हैं बच्चे हमारे पास में क्या 16 मार्क्स एंड 12 मार्क्स आए दो बच्चों के। अब दो सेक्शन के, तो एज अ प्रिंसिपल मैं कंक्लूड कर पाया यहां पर हर एक बच्चा लगभग 12 मार्क्स के आसपास परफॉर्मेंस कर रहा है और यहां हर एक स्टूडेंट 16 मार्क्स के आसपास परफॉर्मेंस कर रहा है। तो बेटर परफॉर्मेंस सेक्शन ए का है, इसलिए मैं सेक्शन ए के टीचर को प्रमोट कर देता हूं भाई साहब, और ये लो इनकी प्रमोशन हो गई। तो कहीं ना कहीं ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव डेटा की रिक्वायरमेंट है, और वो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव डेटा क्या हो सकता है? उस ग्रुप का समीशन नहीं, उस ग्रुप के समीशन को उस ग्रुप के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में डिवाइड कर दूंगा तो ईच के शेयरिंग में कितना आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। बट मीन का मतलब एक्चुअल डेटा नहीं है, मेरी बात समझिएगा आप, मीन का मतलब एक्चुअल डेटा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कोई पूछे कि आप सर अभी जिस क्लास को पढ़ा रहे हो वो कितनी यंग है, क्योंकि उसको कुछ ही नहीं पता इसके बारे में कि भाई इतने से इतने बड़े हैं या ऐसे हैं, है ना, कुछ नहीं मालूम उसके बारे में। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी क्लासेस में आप लोग हैं, बीकॉम बच्चे, ये बिजनेस स्टैट्स जो है ये बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के पास में है, और बीकॉम ऑनर्स वाले के पास में सैम 3 में ही बिजनेस मैथ्स है। तो क्लैरिटी रखें, अगर आप प्रोग्राम में हैं, सैम 3 में प्रोग्राम में हैं, तो आप बिजनेस स्टैट्स पढ़ेंगे, और अगर आप ऑनर्स में हैं, सैम 3 में ही अगर आप ऑनर्स में हैं तो आप बिजनेस मैथ्स पढ़ेंगे। और ये बिजनेस स्टैट्स की क्लास चल रही है, प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स की क्लास चल रही है। तो हाँ जी बच्चे, तो मुझसे किसी ने पूछा आप जिस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं वो बच्चे कितने यंग हैं, तो मैं काम करूंगा, जो आप लोग स्टूडेंट मेरे सामने आप दिख रहे हो मुझे, क्लियर है, चाहे वो वंश हो, चाहे वो दिवेंद्र हो, और भी जो बच्चे हैं जो मुझे दिख रहे हैं, चाहे वो मनीष चौधरी हो, हर्षित है, क्लियर है, और ये सारे स्टूडेंट्स एक काम करें, आप अपने अपने एज को जरा कमेंट कर दें भाई। तो जो आप अपने अपने एज को कमेंट करेंगे, मैं आपकी एज का सम करूंगा, तो जो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है इन सब का टोटल एज आ जाएगा, और मैं उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैं क्या कर देता हूं, इसको डिवाइड कर देता हूं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करूंगा, मैं डिवाइड कर देता हूं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैं डिवाइड कर दूंगा, लाइक मेरे पास में आ गया यहां पर 20 ईयर्स। तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है जो मेरे क्लासरूम में हर एक बच्चा एग्जैक्टली 20 का ही है, कोई 20 से ज्यादा भी है, कोई 20 से कम का भी हो सकता है, बट अप्रोक्स आप तो सभी 20 के नियर बाय ही होंगे, ये श्योर है। तो मेरी क्लास कितनी यंग है, बोलता हूं उन्होंने एवरेज 20 इयर्स इनकी एवरेज एज है, तो कोई 19, कोई 20.5, कोई 21 भी हो सकता है, बट उसको एक आइडिया लग गया मेरी क्लास कितनी यंग है। तो इसी तरीके से देखिएगा 19, 18, 20 के आसपास आ गए ना, ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो जो भी आपकी एजेस का प्लस करके डिवाइडेबल ऑब्जर्वेशन कर दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ग्रुप में मेरे जितने भी
ऑब्जर्वेशन है, जो भी डेटा है वो एग्जैक्टली वो एवरेज के इक्वल है, ऐसा नहीं है, एवरेज के नियर बाय है। तो एक आइडिया लेने के लिए ये बेटर ऑप्शन रहता है कि आप हर एक डेटा को एक्सप्रेस ना करके उसका एवरेज आप एक्सप्रेस करें। यहां तक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि एवरेज क्या है और एवरेज क्यों है। आप देखिए कितना कमाल है, कंपैरिजन में कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। जापान की एवरेज एज 85 ईयर्स है, इंडिया की एवरेज एज अप्रोक्स 60 ईयर्स है, 60 साल है। तो आप इतनी बड़े बड़े दो कंट्री की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के बीच में कितने इजीली, कितने शॉर्ट में, कितने कम टाइम में आप कंपेयर कर पाए, किसकी हेल्प से? एवरेज की हेल्प से। तो ये इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब मैं आता हूं एवरेज, इसको हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं स्टैट्स में। तो अर्थमेटिक मीन पर हम आते हैं। सबसे पहले बच्चे मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। इंडिविजुअल सीरीज देखिए, सब कुछ तो सिखाना जरूरी है, चाहे इसका वेटेज 2 नंबर का हो, चाहे वेटेज आधा नंबर का हो, चाहे 1 नंबर का हो। किसी भी क्वेश्चन का वेटेज 9 नंबर 18 नंबर का तो डायरेक्ट नहीं आने वाला है, तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। 3-3 4-4 नंबर इकट्ठा करते हुए हम अच्छे स्कोर बना पाएंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज की पहले बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब यह है कि जो डेटा आपको अवेलेबल करवाएगा वो हर एक इंडिविजुअल का डेटा इंडिविजुअली अवेलेबल करवाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके क्लास में जो क्लास टीचर हैं वो जो उन्होंने रजिस्टर मेंटेन कर रखा है, उस रजिस्टर में जो हर एक बच्चे के इंफॉर्मेशन उसके सामने लिखा हुआ है उसको इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। आपकी जो मार्कशीट आती है, उस मार्कशीट में हर सब्जेक्ट के आगे उसका मार्क्स लिखा रहता है, इसको इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। ये नहीं होता 5 सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं, ऐसा नहीं होता, इस सब्जेक्ट में इतने, सब्जेक्ट में इसमें। तो इसको कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअली हर किसी का डेटा एक्सप्रेस होता है। तो इंडिविजुअल सीरीज में सीखेंगे 3 मेथड होते हैं हमारे पास में, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड पीछा नहीं छोड़ेगी आपका, जिसका बेस आपका यहीं पे बन जाता है। पहले समझिएगा डायरेक्ट मेथड क्या है। डायरेक्ट मेथड नाम से क्लियर है, डायरेक्टली मीन निकालो यार, क्या सोचना है दाएं बाएं। तो आपने क्या करना है, अपना मीन कैलकुलेट करना है। तो जो डेटा होता है ना, हमारा जो डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। किस कॉलम में रखते हैं उस डेटा को? हम एक्स कॉलम में रखते हैं। और फिर क्या करेंगे, जो डेटा का हम समीशन करेंगे, तो समीशन ऑफ एक्स, समीशन ऑफ एक्स क्या? समीशन ऑफ एक्स। इस बात को जरा समझिएगा, सम को समीशन से रिप्रेजेंट करेंगे और समीशन ऑफ एक्स मतलब इस कॉलम का एक्स का समीशन करना है, तो एक्स कॉलम का सम करना है, तो इसका आप सम कर लेंगे। कैलकुलेटर है भैया, तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का। क्लियर है? तो ये 12 + 8 20 + 17 + 13 50 + 15 + 9 + 18 + 11 + 7 110। कितना है भाई? 110। क्लियर है? तो अब मेरे पास में समीशन ऑफ एक्स क्या है? समीशन ऑफ एक्स मेरे पास में है 110 एंड मेरे पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने लोगों का कलेक्शन करा, कितने लोगों का डेटा है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। तो मैं यहां पे मीन कैलकुलेट करूंगा, तो समीशन ऑफ एक्स जो डेटा है उसको मैं डिवाइडेड कर दूंगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में, एंड एक्स बार इक्वल्स टू, मेरे पास में क्या है, समीशन ऑफ एक्स कितना है मेरे 110 अपॉन 10 एंड एक्स बार इक्वल्स टू कितना है मेरे पास में 11। तो इसका 11 आंसर है। क्लियर है बच्चे? तो लगभग जो डेटा है 11 के नियर बाय है। तो ये डायरेक्ट मेथड है, सम करो और उसको सब में बांट दो, तो हर एक के हिस्से में कितना कितना पड़ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। अब एक होता है शॉर्टकट मेथड। अब सवाल है कि सर शॉर्टकट मेथड क्या है और शॉर्टकट मेथड क्यों है और शॉर्टकट मेथड कैसे है? ये तीसरा सवाल है भैया, कैसे सॉल्व होगा। पहले समझ लीजिए शॉर्टकट मेथड क्या है। कई बार डेटा इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि उसको ऐड करना बड़ा चैलेंज हो जाता है। आगे चलकर के स्टैट्स में आपको पता लगेगा कि हमें इस डेटा का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करने में बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो बड़े बड़े डेटा पे काम करना एक चैलेंजिंग हो जाता है। तो हमें उस डेटा को क्या हम अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं? क्या उस डेटा को अपने मर्जी से छोटा कर सकते हैं? अब मन में बहुत बड़ा सवाल आया, सर आप ये तो डेटा से छेड़खानी वाली बात हो गई। किसी की तनख्वाह ₹1,00,000 और उसको आप लिख दो ₹10, तो ये कहां से आप सही तरीके से उसकी इनकम को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? नहीं बच्चे, कर पाएंगे। यही तो चीज सिखाने के लिए शॉर्टकट मेथड है। तो बेसिकली इसका स्टार्टिंग हुआ था इसी पर्पस से कि जो बड़े बड़े डेटा है उसको मॉडिफाई करके छोटे डेटा में कैलकुलेट कर ले और उससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और अल्टीमेट जो हमारा ओरिजिनल डेटा जो कि था
वो जो रिजल्ट देता, ये मॉडिफाई करने के बाद जो न्यू डेटा है ये भी सेम रिजल्ट हमारा प्रोड्यूस करेगा। तो हम यहां पर क्यों ना डेटा को छोटा कर करके हम सॉल्व करें, उस मेथड को क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड, डेटा को छोटा करना। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, सर ये क्या बात कर रहे हो आप, एग्जांपल से क्लियर करते हैं जी चीजें, एक एक चीजों को समझेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे भाई, बिल्कुल ढंग से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल टाइम पास जैसे कोई चीज नहीं होने वाली है। टाइम पास का मतलब क्या होता है कि चलो यार सस्ता कोर्स है, सस्ते की तरह पढ़ा दो। नहीं भाई साहब, कोर्स सस्ता है, टीचर सस्ते थोड़ी है आपके हैं। अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स दे रहे हो, वैसे आप में से कोई बच्चा है जो सीए एंड सीएमए का प्लान कर रहा हो, अब तो 1 साल लग गया, या आप में से कोई एक ऐसा बच्चा है जो गवर्नमेंट जॉब का प्लान कर रहा है, तो कमेंट करते जाएंगे आप, सर माइक प्रॉब्लम। भाई माइक प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? नहीं बच्चे, माइक प्रॉब्लम तो नहीं है। 2 बच्चों ने कह दिया माइक प्रॉब्लम, सर वॉइस स्वाति 3 बच्चों ने कह दिया हेलो हेलो हेलो। नहीं बच्चे, यहां तो बिल्कुल ओके है। आप देखिए ठीक है, ऑडियो सही है बच्चे, चलिए आगे बढ़े। हेलो, आवाज आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल से मैं शॉर्टकट मेथड की बात कर रहा था। शॉर्टकट मेथड मतलब डेटा को छोटा करना। चलो मेरी बात को समझिएगा। कोई भी डेटा आप ले सकते हैं रैंडम, वो आपके ऊपर, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो डेटा ले लेता हूं। कोई भी डेटा आप ले लें, मैं उस डेटा पे आप कमेंट करें, मैं उसको लिख लेता हूं। चलिए अगर आप कोई डेटा नहीं ले पा रहे तो चलो मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, रैंडम कोई डेटा ले लेते हैं हम। एक है हमारे पास में 10, 20 एंड 30। एक पे 10 रुपीज है, एक पे 20 रुपीज है, एक पे 30 रुपीज है। ये कुछ पैसे हैं। मैं चाहता हूं इसका एवरेज कैलकुलेट करना। एक पर्सन पे 10 है, एक पर्सन के हाथ में 20 था, एक पर्सन के हाथ में 30 रुपए था। मैं चाहता हूं इसका एवरेज कैलकुलेट करना। एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इसका सम करना पड़ेगा। 10 प्लस 20 प्लस 30 60, और ये 3 है तो 3 से मैं डिवाइड कर लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में, क्या आएगा मेरे पास में 20 आ गया। ये एवरेज हो गया इन 3 लोगों का, एवरेज इनकम आ गई। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे मन में ख्याल आया मैं डेटा को छोटा करूं। मेरे मन में ख्याल आया कि मैं डेटा को छोटा करूं, तो बताइए क्या डेटा को छोटा करना है, तो आप पे एक तरीका है कि आप उसमें से कुछ माइनस कर दो। हाँ, आप डिवाइड करके भी कर सकते हो, मैं डिवाइड वाला ही बताऊंगा इसके बाद, पहले माइनस वाला देख लेते हैं। क्या माइनस करना चाहते हो भाई, आप कमेंट करके बताओ, मैं क्या माइनस करूं इसमें, जल्दी बताओ क्या माइनस करूं, कमेंट करो क्या माइनस करना है इसमें। अरे यार आप बहुत स्लो हो यार, इसमें तो यार पूरा क्लास ठंडी पड़ जाएगी। एनर्जी लेवल होनी चाहिए। हम सुबह से पढ़ा रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं, लगातार खड़े हैं, और अभी 9 बजने जा रहे हैं और हमारे अंदर एनर्जी पूरी है यार। क्या सब्ट्रैक्ट करूं इसमें से, मैं बताओ, कुछ भी रैंडम नंबर बता दो। चलिए मैं अपने हिसाब से ले लेता हूं। फिर इसमें से हम क्या कर लें, 3 माइनस कर लेते हैं सब में से 3। फिर आप ये मत बोलना सर आपकी सेटिंग थी नंबर के साथ में, है ना, ये मत बोलिएगा। कुछ भी माइनस कर लो यार, जो मन करे तुम्हारा, डेटा को छोटा ही तो करना है। माइनस कर लेते हैं। तो क्या है मेरे पास में 7, क्या है मेरे पास में 17, एंड क्या मेरे पास में है 27। ठीक है भाई, अब ये मेरे पास में ओरिजिनल डेटा है, ये मेरे पास में जो बच्चों की एक्चुअल परफॉर्मेंस थी, है ना, ये मेरे पास में क्या है, ओरिजिनल डाटा है, और ये मॉडिफाइड डाटा है जो कि मैंने माइनस करने का करा है, न्यू डाटा है। अब मैं न्यू डाटा का मीन कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, 7 प्लस 17 एंड प्लस 27। आइए ऐड करते हैं, तो कितना आ गया, 7 3 जा 21, और ये 30 51 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आया बच्चे, 17 आया एवरेज। क्लियर है? आपने क्या कुछ ऑब्जर्व करा, आपने ये चीज ऑब्जर्व कर ली भाई कि सभी डेटा पे एक ही इफेक्ट डालना है, अलग अलग इफेक्ट नहीं डालना है। जो इंपैक्ट डालना चाहते हो सभी पे आप वो इंपैक्ट डालो। क्लियर है?
अब चलिए, आप अगर 10 माइनस करने के लिए कह रहे हैं, मेरे को देवेंद्र ने कहा 10 माइनस करने के लिए, चलिए देवेंद्र का भी एग्जांपल ले लेते हैं भाई। मैं वही काम करता हूं, मेरे पास में क्या है 10 रुपीज है एंड एक पर्सन है उस पर 20 रुपीज है एंड एक पर्सन और है और उस पर 30 रुपीज है। इनका एवरेज कितना आएगा? तो 10 प्लस 20 प्लस 30 एंड 60 अपॉन 3, इनका एवरेज कितना है भाई? 20 रुपीज आया। देवेंद्र जी कह रहे हैं बैच के अंदर कि सर सब में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो। आप डेटा को छोटा करना चाहते हैं ना, तो कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए सर 10 सब्ट्रैक्ट करो, मैं कर देता हूं। ये 0 आया, -10 करा मैंने, ये 10 आया मेरे पास में -10, लेकिन सब में फिर वही सब्ट्रैक्ट करना होगा जो डिसाइड किया आपने। अलग अलग नंबर आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना। देन सॉल्व करेंगे इसको, तो 20 प्लस 10 कितना गया हमारे पास में? 30 प्लस 0 30 एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास में 3। मैं दिखाता हूं फिर से आपको, 0 प्लस 10 एंड प्लस 20 इक्वल्स टू कितना है मेरे पास में? इक्वल्स टू मेरे पास में आया बच्चे क्या? 30 अपॉन 3 से डिवाइड होगा भाई, 3 ऑब्जर्वेशन है, तो क्या है मेरे पास में? 10 आया। क्या ऑब्जर्व किया भैया? कोई बताएगा क्या ऑब्जर्व किया आपने? बताओ जरा। आपने ये ऑब्जर्व किया कि सब में से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मेरे ओरिजिनल मीन में भी 3 सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है और न्यू मीन बन पा रहा है। सब में से अगर मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मेरा ओरिजिनल मीन में भी 10 शॉर्टेज आ गई। क्लियर है? ये ऑब्जर्वेशन किया आपने। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी डेटा को छोटा करना है तो कुछ माइनस करना है तो कर लो, लेकिन जो आपका मीन आएगा वो ओरिजिनल मीन नहीं होगा। जितना आपने डेटा छोटा करा, मीन भी ओरिजिनल वाले मीन से उतना छोटा आएगा। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, अकाउंटेंट गवर्नमेंट जॉब असिस्टेंट अकाउंटेंट में एक अच्छा सा सवाल आया हुआ है, बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन आया हुआ है भाई। देखिएगा, गवर्नमेंट जॉब के बारे में काउंसलिंग भी करेंगे, जबरदस्त तरीके से करेंगे, ऑफलाइन बैचेस के बारे में बताएंगे और पैशनेट के साथ में उसके बारे में काम करेंगे। जो मेरे पास स्टूडेंट है ना, जो बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के या बीकॉम प्रोग्राम को दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इन बच्चों का मैं 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्रैक करवा सकता हूँ, सिर्फ 6 मंथ के अंदर सीजीएल का, और कम से कम 70 से 80 हजार रुपए सैलरी होगी। लेकिन अभी आप लोग किस में? सेकंड ईयर में। एक ईयर प्रिपरेशन करो, अच्छे से ढंग से करो, ढंग से भाई, निकाल दोगे आप यार, निकाल दोगे। पूरी टीम जब आपके साथ में लगेगी। लेकिन यार फिर उसके लिए तो आप ऑफलाइन आइए, क्योंकि वो हमें ऑब्जर्व करना है, वो ट्रेनिंग देनी होती है पूरी तरीके से। चलिए बात करेंगे हम उसके बारे में भी। फिलहाल हम यहां बात क्या हमने ऑब्जर्व करा कि एक्चुअल डेटा पे जो इंपैक्ट हम डाल रहे हैं, मीन पे भी वही इंपैक्ट डाल करके नया मीन हमारा कैलकुलेट हो जा रहा है। क्लियर है? ये बात हमें समझ में आ गई है। अब एक क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आया था, 50 ऑब्जर्वेशन हैं और उसका मीन वो क्या है, वो ऑब्जर्वेशन क्या क्या है हम आपको नहीं बता रहे। उसका मीन क्या है, कुछ है, वो भी हम आपको नहीं बता रहे। लो भैया, कितना ऑब्जर्वेशन है? 50, ये बता दिया, पर वो क्या क्या है वो डेटा नहीं बताया। उसका मीन क्या है वो भी नहीं बताया। अब क्या कह रहा है? सभी ऑब्जर्वेशन में से 5 5 5 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो नया डेटा आया उसका मीन 22 आया, नए वाले का मीन 22 आया। तो जो ओल्ड 50 ऑब्जर्वेशन से उसका मीन क्या था? कमेंट करके आंसर दोगे भैया? कमेंट करके आंसर दोगे क्या? क्वेश्चन समझ में आई मेरी भाई? क्वेश्चन समझ में आया भैया? कमेंट करके आंसर दोगे? लाइक क्या मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूं आपसे? मैं कह रहा हूं 15 ऑब्जर्वेशंस हैं, उसका अपना एक मीन था। सभी ऑब्जर्वेशन में क्या करा मैंने? +5 करा। एक एग्जांपल कुछ भी लेते हैं। और जो फिर जो नए वाला जो डेटा है, इसका अपना एक मीन आ गया, लाइक इसका मीन 22 आ गया। तो पुराने वाले का, एक सेकेंड, सभी में क्या करा? 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना, सब में 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड इसका मीन क्या आया? 22 आया। क्या मीन आया? 22 आया। 50 ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं क्या है, क्या मीन है, बट सब में मैंने 5 5 सब्ट्रैक्ट करा। सब में मैंने क्या करा? ओहो, इतना बड़ा तगड़ा नहीं। 50 ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं क्या मीन है, सब में 5 5 सब्ट्रैक्ट करा, तो नया वाला ऑब्जर्वेशन बना, उसका मीन 22 आया। मुझे मालूम है जब डेटा 5 5 शॉर्ट कर दिया तो मेरा मीन भी 5 शॉर्ट हुआ होगा। तो प्रीवियस मीन को निकालने के लिए +5 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? 27।
क्लियर है बच्चे, ये बात समझ में आई आपको? तो क्यों ना मैं डेटा को छोटा कर लूं, लेकिन जो मीन मैं निकालूंगा मुझे पता है वो एक्चुअल मीन नहीं है, मुझे मालूम है मेरा मीन उतना ही शॉर्ट हो गया जितना मेरा डेटा शॉर्ट हुआ है, तो वापस उस फिगर को मैं ऐड कर देता हूं उस मीन के अंदर, नए मीन के अंदर। तो क्या मैं अपने ओरिजिनल मीन को पालूंगा? बिल्कुल पालूंगा, अपने ओरिजिनल मीन को मैं बिल्कुल पालूंगा। सिर्फ ये माइनस के साथ में नहीं है, अगर आप सभी डेटा में कुछ ऐड करते हो तो मेरा मीन उतना ही ऐड हो जाता है, सभी में कुछ डिवाइड करते हो मेरा मीन उतना ही डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, 10, 20 एंड 30, 3 है, इसका मीन कितना आया मेरे पास में? 60 डिवाइडेड बाय 3, मीन क्या आया भाई? 20 आया। क्लियर है? चलिए, ये बहुत कोने में घुस गया, इतना कोने में घुसा घुसा के तो पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। वही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, लो आपके लिए चीजें छोटी कर देते हैं जी, ठीक है। आप देखिएगा, वही 10 है, 20 है एंड 30 है, इसका मीन कैलकुलेट करेंगे 60/3, 20 आ गया। मैं एक काम करता हूं, सभी को डिवाइड करता हूं, सभी को डिवाइड कर देता हूं, किससे किससे? 5 से, चलो 5 से कर देते हैं, सभी को 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा? 2, 4 एंड 6। अब नए डेटा का मीन कितना आएगा? 10, 10, 12/3 कितना है? 4। तो देखा 5 से डिवाइड करा तो ये भी आपका 5 से डिवाइड हो गया भाई, ये हो गया। क्लियर है? और अगर मैं आपसे ये कहता, अगर मैं आपसे ये कह देता, मेरी बात समझिएगा, अगर मैं आपसे ये कह देता क्या कि मेरे पास में 3 ऑब्जर्वेशन से उसका मीन क्या है मुझे नहीं मालूम, 3 ऑब्जर्वेशन से उसका मीन क्या है मुझे नहीं मालूम। क्लियर है? क्लियर है भाई? लेकिन सब में मैंने 5 से डिवाइड करा तो नया ऑब्जर्वेशन आया और इस नए ऑब्जर्वेशन का मीन 4 आया, तो मेरे पास में ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन का मीन क्या था? तो जब सबको 5 से डिवाइड करा तो जो मेरा मीन आया ये मेरा 5 डिवाइड होकर के आया होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस मैं अपने ओरिजिनल मीन को अचीव कर लूंगा। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है भाई? समझ में बात आई या नहीं आई, ये बताओ जरा। कशिश, प्रिया, देखिएगा भाई, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। कुल मिला के क्या बात कहा है, कंक्लूड करता हूं इस स्टोरी का, सभी डेटा पे जो इफेक्ट डालोगे उस डेटा के मीन पे भी वही इफेक्ट पड़ जाता है, इतना समझिएगा। क्लियर है? अब मेरे सामने शॉर्टकट मेथड है, मान के चलिए वही क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, और यहां पे मेरे सामने क्या चैलेंजिंग है, यहां पे मेरे सामने चैलेंज ये है कि भाई साहब डेटा को छोटा करना है मुझे, तो डेटा को छोटा करना है तो डेटा में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ माइनस कर दो, डेटा छोटा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, तो मतलब कि मुझे डेटा को छोटा करना है ना? तो डेटा को छोटा करके जिस कॉलम में लिखते हैं उस कॉलम का नाम होता है डी, डेविएशन। ये कैसे बनेगा? डेटा में से कुछ भी माइनस कर दो। ये क्या माइनस करोगे? ये आप अज्यूम कर लो भैया, ये तो उसकी पूरी आजादी है आपको, कोई रटने वाली बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बीच वाला माइनस करो, बीच वाला, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसमें से आप 1 लाख माइनस करने लग जाओ सब में, अरे जो माइनस करा उतना ही तो शॉर्ट पड़ेगा, फिर वही ऐड कर दोगे आप उसमें, है ना? क्लियर है? ये रटने रटाने वाली जो प्रथा चलते आ रही है भाई साहब कि बीच वाला पकड़ लो, हाँ बीच वाला भी कर लो, उसमें कोई ऐतराज मुझे नहीं है, बट सिर्फ बीच वाला ही हमेशा करो, ये कोई जरूरी थोड़ी है भाई। क्लियर है? क्या करना चाहते हैं? कोई भी नंबर ले लो भाई, मेरा बीच वाला मन नहीं कर रहा, हटाओ, मैं तो अपना 8 लूंगा। अच्छा चलो यार, मेरा इसमें से कोई नंबर मन नहीं कर रहा, मैं 5 ले लेता हूं, हटाओ इसको, जो थोड़ी बीच वाला लो, ये ले लो, लो मेरा मन कर रहा है 5 माइनस करने का, मैं 5 माइनस करूंगा, बात खत्म करो। ये है अज्यूम करना, कुछ भी अज्यूम करो, थीटा में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो और थीटा को छोटा कर लो। चलो कर लेते हैं। 12 में से 12 में से 5 गया 7, 8 में से 5 गया 3, 17 में से 5 गया 12 एंड 13 में से आपके पास में 5 गया 8, 15 में से 5 गया आपके पास में 10 एंड 9 में से 5 गया आपके पास में 4 एंड 18 में से 5 गया आपके पास में 13, 11 में से 5 गया आपके पास में 6 एंड 6 में से 5 गया आपके पास में 1 एंड 1 में से 5 गया आपके पास में -4। क्लियर है बच्चे? आ गया डी। अब मैं जो मीन निकालूंगा, मेरा ओरिजिनल डेटा तो ये था, ओरिजिनल डेटा मेरा क्या था, क्या था भाई ओरिजिनल डेटा मेरा? ओरिजिनल डेटा ये जो है एक्स में है, दिस वन, बट मैंने अपने डेटा को छोटा कर लिया डी। अब मैं अपने नए डेटा का मीन निकाल रहा हूं। आपके मन में सवाल होगा, सर ऐसा क्यों कर रहे हो? जो आया उस पर काम करो ना, जो रिकॉर्ड में है जो डेटा उस पर काम करो ना। भाई मेरा मन करा डेटा को छोटा करने का, मैंने करा। क्लियर है? तो डेटा को छोटा करा, आप छोटे डेटा का मीन निकालते हैं हम, तो समीशन ऑफ डी, क्या समीशन ऑफ डी, भैया जिसको निकाला क्यों था बताओ?
इसका एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले इसका समीशन करेंगे एंड समीशन ऑफ डी कर लेते हैं। तो समीशन ऑफ डी करेंगे हम। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं जीविका जी, मैं बिल्कुल कर सकते हैं यार। देख कितनी अच्छी बात कह दी, देखो हमारे चेहरे में मुस्कान देख लो। बच्चा कह रहा है कि सर हम कोर्स बाय कर सकते हैं यार, ये नेकी और पूछ पूछ। हाँ जी चलिए बच्चे आगे बढ़े। यहां पर हम देखते हैं 7 + 3 + 12 + 8 + 10 + 4 + 13 + 06 + 01 एंड -4। भाई साहब ये आपका आ गया कितना 60। क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 60 को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है उसमें डिवाइड कर देता हूं। मैं मीन कर रहा हूं भैया 6 आ गया। मीन कितना आ गया, मैं कह रहा हूं क्या कह रहा हूं 6 आ गया। मीन 6 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। आप आए मेरे पास में, सर एक बात बताओ, बच्चों की परफॉर्मेंस बेचारों की ये, उनके मार्क्स को एक आपने कम कर दिया। फिर आप मेरे क्लास में बच्चे ये मार्क्स लेकर आए थे, आप टीचर हो, आपने इसको कम कर दिया। कम कर करके आपने बच्चों में बांट के कह रहे हो सब 6-6 नंबर लाएंगे, तो बहुत गलत बात है ना। रुको भाई, अभी आंसर आया कहां है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मैंने इस डेटा को छोटा कर दिया। तो मैं इस बात को जानता हूं, समझता हूं भाई, प्रिंसिपल हूं तो समझता हूं इस बात को कि मेरा जो मीन आना चाहिए था एक्चुअल डेटा का वो नहीं आएगा, वो छोटा आएगा। मैं समझता हूं इस बात को कि डेटा को मैंने 5 छोटा करा, 5 माइनस करा। तो मैं समझता हूं इस बात को जो मेरा मीन आया होगा वो एक्चुअल डेटा वाला नहीं आया, छोटा आया। कितना 5 ही छोटा आया, क्योंकि अभी हमने समझा जो एक्चुअल डेटा पे हम इंपैक्ट डालते हैं वही इंपैक्ट हमारा मीन पे पड़ता है। तो मेरा मीन भी 5 छोटा आया है, मैं -5 नहीं कर दूंगा इसमें। ये तो नए वाले का मीन आया है माइनस करने के बाद 6। पुराने वाले का मीन कितना था, तो 5 माइनस होकर के आया होगा ना, ये 5 छोटा आया होगा ना। तो पुराने वाले का मीन कितना था, तो वापस +5, क्योंकि 5 छोटा हो गया होगा मीन। तो 5 डालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 11। क्लियर है बच्चे, कितना हो जाएगा 11। जरा देखो, इससे पहले हमने करा था 11 हमारा एवरेज आया था डायरेक्ट मेथड में। तो मेथड कोई सा भी अप्लाई कर लो, उससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस सिस्टम को समझिए, सिस्टम क्या है। ये सिस्टम कुछ भी नहीं है भाई। इस सिस्टम में क्या किया गया है जरा समझे। मैंने मीन कैलकुलेट करने की बात करी, जिसमें कि आपने समीशन ऑफ डी, जो एक नया कॉलम डेटा को छोटा करके बनाया था, उसको समीशन करके एंड समीशन और एन से आपने डिवाइड कर दिया। लेकिन आपको पता है कि ये तो जो डेटा आपने शॉर्ट करा उसका मीन है। आप वापस अपने ओरिजिनल मीन पे पहुंचने के लिए आपको इसको वापस अपना ए देना पड़ा, क्योंकि ए माइनस कर रहा था तो ए शॉर्ट पड़ रहा था, वापस ए देना पड़ा। तो बस ये इसका फॉर्मूला बन गया। देन ए इक्वल्स टू क्या है आपके पास में, ए इक्वल्स टू आपके पास में है 5 एंड आपके पास में समीशन ऑफ डी इक्वल्स टू क्या है, समीशन ऑफ डी इक्वल्स टू आपके पास में 60 एंड एन इक्वल्स टू आपके पास में 10 एंड आप मीन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आप कर रहे हैं 5 प्लस समीशन ऑफ डी 60 अपॉन में 10 एंड सॉल्व करेंगे x बार इक्वल्स टू आपके पास में क्या आ गया, ये आपके पास में 11 आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चे, क्लियर है, वेरी गुड। समझ में आया भाई, भाई समझ में आया। धीरे धीरे कुछ बीच में बात भी होते रहे ना। बातें क्या होती रहे, क्या आप में से कोई एसएससी सीजीएल प्लान कर रहा है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए कोई प्लान कर रहा है, क्या किसी को ऑडिटर बनना है, क्या किसी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाना है, क्या किसी को अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाना है, क्या आप उसका प्लान कर रहे हो, या कोई बैंकिंग का प्लान कर रहा है, या कोई कैट का प्लान कर रहा है, या कोई सीए एंड सीएमए का प्लान कर रहा है। अपने प्लानिंग में तो बताओ यार, क्या प्लान क्या है आपका, एमबीए का प्लान है, सीए का प्लान है, क्या प्लान है। ये भाई बात समझ में आपको आई, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब मैं आपको लेकर के आता हूं स्टेप डेविएशन मेथड में। बट उससे पहले आप समझ लीजिएगा जो डायरेक्ट मेथड था ये एक्स कॉलम पे काम कर रहा था। डायरेक्ट मेथड मतलब एक्स कॉलम, बस और कुछ नहीं। एंड शॉर्टकट मेथड का मतलब क्या है भाई, शॉर्टकट मेथड का मतलब क्या हुआ, एंड शॉर्टकट मेथड का मतलब हो गया डी कॉलम। शॉर्टकट में किसकी इंपॉर्टेंस है, डी कॉलम की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एंड लास्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज का स्टेप डेविएशन मेथड, क्या नाम है इसका, स्टेप डेविएशन मेथड। देखिएगा स्टेप डेविएशन मेथड की हम बात करें तो स्टेप डेविएशन मेथड में बेसिकली हमारे पास में क्या है, यहां पर ये एक्स कॉलम है, पहले वही काम करेगा। स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है, कहता है कि शॉर्टकट ने जो डेटा को छोटा करा ना, शॉर्टकट मेथड ने, स्टेप डेविएशन मेथड शॉर्टकट मेथड को चैलेंज करता है कि जितना छोटा आपने कर दिया ना, मैं इसको और छोटा कर दूंगा डिवाइड कर करके।
अब बोल रहे हो सर ये क्या बात कर रहे हो, आइए पहले हम ये डेटा को छोटा कर लेते हैं जो शॉर्टकट मेथड ने करा था। डी कॉलम क्रिएट करेंगे। डी कॉलम कैसे क्रिएट होगा, एक्स को छोटा कर दो कोई भी एक नंबर माइनस करके, जरूरी नहीं 5, आपका दिल करे कुछ और माइनस करने, कुछ और माइनस कर दो भाई। क्या माइनस करना चाहते हैं इस बार बताओ, 6, 8, चलो इस बार आपकी मान लेते हैं, इस बार आपका 8 माइनस कर देते हैं। लो भाई फर्क नहीं पड़ता यार, कुछ भी अज्यूम करो, वापस वही तो डालना है। 8, 12 में से 8 गया, 4, 8 में से 4 गया, सॉरी 8 में से 8 गया 0, 17 में से 8 गया 9, 13 में से 8 गया 5, 15 में से 8 गया 7, एंड 9 में से 8 गया आपके पास है 1, 13 में से सॉरी 18 में से 8 गया 10, 11 में से 8 गया 3, 6 में से 8 गया -2, एंड 1 में से 8 गया -7। चलिए सबमिशन करते हैं भाई। अभी क्यों सबमिशन करेंगे, अभी तो स्टेप डिविजन को चैलेंज करने आएगा। स्टेप डिविजन मेथड क्या चैलेंज करता है डी को, कि भाई डी मैं आपको और छोटा कर दूंगा, भाई डी मैं आपको और छोटा कर दूंगा। कैसे कर, किसी भी नंबर से डिवाइड करके। अब चलो और छोटा कर दो डी को, तो डी को जब और छोटा कर रहे हैं तो जिस कॉलम में लिखेंगे उस कॉलम का नाम मैं देता हूं डी डैश। डी डैश यहां पे क्या होने वाला है, डी कॉलम को डिवाइड कर दो किसी भी पर्टिकुलर नंबर से। अब 19 से भी कर सकते हो भाई, लेकिन क्यों इतना बड़ा चैलेंज ले रहे हो, है ना, 19 का पढ़ा पढ़ने का क्यों, है ना। इससे बढ़िया सी को एक पर्टिकुलर प्यारा सा नंबर ले लेता हूं मैं 2, जहां पे सी को मैं क्या ले रहा हूं 2, तो मेरा डेटा और छोटा हो जाएगा, मेरा डेटा और छोटा हो जाएगा। कैसे छोटा होगा जरा देखते हैं, जरा डी को डिवाइड करो 2 से, तो क्या आ गया मेरे पास में 2, 0 को 2 से 0, 9 को 2 से 4.5, 5 को 2.5, 7 को 2 से 3.5, 1 को 2 से 0.5, 10 को 2 से 5, 3 को 2 से 1.5, एंड 2 को 2 से 1 -1, एंड 7 को -3.5। क्लियर है भाई, डी डैश आ गया। तो स्टेप डिविजन का मेथड का मतलब क्या हुआ, डी डैश जो डी को डिवाइड कर करके एक नया कॉलम क्रिएट कर देगा। अब मैं मीन निकालूंगा डी डैश का, भैया डेटा बहुत छोटा हो गया, मैं डी डैश का मीन निकालूंगा। अब आप कहोगे सर ये तो आपने मजाक कर दिया डेटा के साथ में, मेरे क्लास में बच्चों की परफॉर्मेंस 12, 18, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6, 1 है। आपने उस बेचारों की परफॉर्मेंस को 2, 0, 4.5, 2.5, 3.5, 0.55, 1.5 माइनस मुनिस में कर दिया यार। ये क्या कर दिया मेरे बच्चों को डेटा के साथ में। मैंने रुको ठहरो यार, टेंशन मत लो। आप डी डैश का मीन निकालो भाई, पहली तो बात ये। तो यहां पे इंपॉर्टेंस डी डैश की है। जब मैं लाया डी डैश तो समीशन इसका ही होगा ना, इसको ऐसे घुमाने के लिए थोड़ी लाया हूं मैं, इसका समीशन का नहीं लाया था मैं। तो यहां पे समीशन क्या करेंगे, समीशन ऑफ डी डैश। तो चलिए भाई, कैलकुलेटर महाराज है तो पॉइंट पॉइंट आ रहा है तो हमें क्या टेंशन, वो तो कैलकुलेटर की टेंशन है भैया, वो समझे। 2 + 0 प्लस 0 करने की जरूरत क्या है यार, 4.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5 प्लस 0.5 प्लस 5 प्लस 1.5 एंड -1 -3.5, 15 कितना बना भैया, 15। अब बड़े प्यार मोहब्बत से मैं करता हूं 15 को डिवाइड कर देता हूं 10 से, तो कितना मेरा मीन आया, 1.5 मेरा मीन आया। कितना आया, 1.5। आप कहोगे सर कर दिया ना सत्यानाश, मेरी क्लास ये रही, परफॉर्मेंस ये रही, आप डेटा को छोटा कर करके ये 1.5 नंबर आए थे मेरी क्लास में, उन्होंने एवरेज बच्चों के मार्क्स। अरे गुस्सा मत करो, रुको भाई, रुको। डी डैश का मीन है ये, मैंने कब कहा ये आपका एक्स का मीन है, मैंने कब कहा ये डी का मीन है, मैं तो कह रहा हूं डी डैश का मीन है। पहले होले पे वापस चलते हैं। ये डी डैश कहां से बना, डी से। कैसे बना, कुछ डिवाइड करके बना। तो जो डी डैश का मीन आया होगा वो कुछ डिवाइड हो गया होगा। क्या, 2 डिवाइड करके डी डैश बना, तो जो मेरा डी डैश का मीन हुआ होगा वो डी के कंपेरेटिवली 2 डिवाइड हो गया होगा। तो वापस मैं डी का मीन चाहता हूं तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं। तो क्या आ गया मेरे पास में, 3 आ गया। अभी रुको, आंसर नहीं आया, अभी डी का मीन आया, क्योंकि डी डैश कैसे बना, डी से डिवाइडेड बाय 2 कर करके। तो मेरा मीन भी इसका डी के कंपेरेटिवली डिवाइडेड बाय 2 हो गया था। तो मैंने अपने डी के मीन को अचीव करने के लिए रिवर्स किया मैं, तो मैंने वापस 2 से मल्टीप्लाई करा, डी का मीन आ गया। अब मेरा डी का मीन आया है, मेरे को एक्स का मीन चाहिए। आप कह रहे मुझे अपना एक्स का मीन चाहिए, कोई बात नहीं। ये डी कॉलम कैसे बना था, इसमें से ए माइनस कर करके बना था। तो जो मेरा डी का मीन आया होगा वो भी एक्चुअल मीन से, एक्स के मीन से
ए माइनस हो गया होगा, तो वापस मुझे उस पर जाना है, तो ए वही ए प्लस कर देता हूं, तो वापस मैं इसमें वो ए क्या माइनस कर रहा था 8, 8 प्लस कर देता हूं, तो मेरे 11 एक्स का मीन आ गया भाई। क्लियर है? तो इसका मतलब पूरा का पूरा फार्मूला क्या बना, फार्मूला क्या बना भाई, आप क्या कर रहे हो, समीशन ऑफ डी डैश कर लो कोई दिक्कत नहीं है, एन से डिवाइड कर लो कोई दिक्कत नहीं है, पर मल्टीप्लाई सी करना पड़ेगा जिससे कि डी डैश का मीन डी पर चला जाए, फिर उसके बाद आपको वापस ए प्लस करना पड़ेगा जिससे कि डी का मीन आपके ओरिजिनल डेटा के मीन पे आ जाए। तो भैया सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, वैसे सांप को भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन फिर भी कहावत है तो मैंने बोल दिया कि भैया आप वापस अपने ए मीन पे आ गए, डेटा छोटा भी हो गया और आपको अपने उस ओरिजिनल डेटा का मीन आपने पा भी लिया। क्लियर है? एंड ए इक्वल्स टू क्या है भाई, ए इक्वल्स टू क्या है, ए क्या अज्यूम करा था हमने 8। क्लियर है? आज के बाद वाली बात नहीं करोगे, ये गंदी गंदी बातें नहीं करोगे, बीच वाले को मानना है? बीच वाले को कुछ भी मानो यार। ए इक्वल्स टू 8 एंड एन इक्वल्स टू क्या हमारे पास में, एन इक्वल्स टू क्या हमारे पास में भाई, एन इक्वल्स टू हमारे पास में है 10 यार। एंड समीशन ऑफ डी डैश क्या है हमारे पास में 15। क्लियर है? एंड सी इक्वल्स टू क्या है 2 एंड एक्स बार इक्वल्स टू ए 8 प्लस समीशन ऑफ डी डैश 15 एंड एन 10 इंटू 2। क्लियर है? सॉल्व करेंगे 8 प्लस 3 एंड 11 मेरा आंसर है। क्लियर है भैया? राधे राधे। समझ में आया आपको? क्लियर है? फिर बात समझ में आपको आई या नहीं आई? तो आज की कक्षा में इस बात से आप सहमत हो गए हो कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, मीन क्या होता है, मीन क्यों होता है, मीन को कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड क्या है, स्टेप डिवीजन मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्यों है, सारी बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है? तो ऐसी सिलसिला चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और बहुत जल्दी ही हम एक बहुत फ्री सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं ऑफलाइन आप सभी के साथ में, जिसमें गवर्नमेंट जॉब के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। क्लियर है बच्चे? तो अपने आप को अगर आप उस ऑफलाइन में आकर के उस सेमिनार को अटेंड करें, छोटी सी क्लास में ही आपको उसके बारे में गाइडेंस दी जाएगी। तो अगर आप उस चीज में आप आना चाहते हैं तो अपने आप को आप रजिस्टर करवा ले और एक पर्टिकुलर डेट पे हम उसको बुलाएंगे। क्लियर है? चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। अबे छुट्टियां चल रही है यार, ग्रुप ग्रुप बना करके यार थोड़ा सा अपने फ्यूचर के ऊपर प्लान करो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, टेक केयर।